Hello, dear friends. How are you? Hope you are doing well. हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज शुरू की थी एंड बीच में मैंने 2-3 दिनों से इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि आप देख रहे थे कि मैं लगातार कोशिश में था कि किस प्रकार से जो पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है वो भी साथ ही साथ चलते रहे। इसलिए जब भी आप देखते हो कि मेरी इंडियन सोसाइटी की वीडियोज या फिर कोई वीडियोज नहीं आ रही है तो ध्यान रखना है आपके माइंड में कि मैं पीडीएफ बना रहा होता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको अन्य लेक्चर्स का भी बेनिफिट मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने वादे से मुकर जाता हूँ। मैंने आपसे जो भी वादा किया है उसको फुलफिल किया है एंड आगे भी फुलफिल करता रहूँगा। आपका कोऑपरेशन बस चाहिए, आपका जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो कहीं ना कहीं चाहिए, सो दैट हम और आप दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े एंड इस देश का नाम रोशन करे। एंड जो भी व्यक्ति हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, उन सबों तक हमारा ये लेक्चर सीरीज पहुंचे एंड वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर सके और एक अच्छा मुकाम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूरे फैमिली मेंबर के लिए हासिल कर सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको जहाँ तक शेयर करनी है वीडियोज को शेयर करते रहिए एंड आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट करिए एंड बेसिकली आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हो। मैंने ईमेल आईडी भी डाला है। तो अब तक हम लोगों ने फ्रेंड्स अच्छा खासा लेक्चर सीरीज कंप्लीट किया है, हालांकि थोड़ा सा स्लो है, बट मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पीडीएफ का पेज बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पूरा एलोबरेट तरीके से पढ़ाता हूँ सो देट आप एक एक चीज़ समझ जाओ, एक एक इश्यूज आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पॉलिटी के लेक्चर सीरीज भी आपको इसी वे में पढ़ाता हूँ सो दैट जो आपके कोर इश्यूज है ना, बेसिक इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज, वो सब ठीक हो जाए और आप कोई भी किताब पढ़ो तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जस्ट लाइक कि मैंने जो बेसिक्स है अपने अगर क्लियर किए हैं तो मैं अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप ये सब देखते ही हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से। हम लोग रोल ऑफ वोमेन के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड इसमें थोड़ा सा लंबा लेक्चर गया है बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये एंड हर एक साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड 15 अगस्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिए हैं रेड फोर्ट से, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वोमेन की जो इश्यूज है ना उसको हाईलाइट की गई है। इसलिए ध्यान देते रहने हैं, अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आते हैं तो भी आप उन इश्यूज को, वोमेन रिलेटेड इश्यू को देखते रहना है, उन इश्यूज को समझते चलना है। ठीक है, कुछ डाटा फैक्ट्स वैसे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहता हूं आपको, तो ऐसा नहीं कि मैं आप पर ज़्यादा लोड डालने का प्रयास करता हूं। कुछ कुछ जो मुझे रेलेवेंट लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, तो हम उसे डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक तो मैंने आपको दे ही दी है। तो देखो, चैलेंजेस ऑफ वोमेन, क्या फेस करती हैं महिलाएं चैलेंजेस। आपको पता है एंशियंट इंडिया से लेकर मिडाइवल इंडिया की बात करें या फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें या फिर ब्रिटिश काल की ही बात क्यों ना करें, महिलाओं ने चैलेंज पे चैलेंज ही फेस किए हैं। पहले सती प्रथा होती थी, उसके बाद आप देख सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी, एंड अल्टीमेटली वोमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स न मिलना। ठीक है, वोमेन बेसिकली हाउस होल्ड में वर्क करती हैं लेकिन उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये सब बहुत सारे चैलेंजेज हमने देखे हैं। ठीक है, एंड जो अभी भी चैलेंजेज कुछ देखने को मिलती हैं वैसे तो मैंने डिस्कस किया ही, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस ना एक बड़ा ही चैलेंज है। ठीक है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है बहुत सारे कारणों से होती है। ठीक है, ड्योरी के कारण हो सकती है या फिर जो जेंडर इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है उसके कारण हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो वो भी हम देखेंगे क्या कारण है डोमेस्टिक वायलेंस के, वो भी हम देखेंगे। और बिकॉज ऑफ दीज इनइक्वलिटीज आपको पता है इलिटरेसी सबकी जो समस्या है वो महिलाओं में
देखने को मिलती है और महिलाओं का जो विकास है एंड जो महिलाएं ह्यूमन रिसोर्सेस में तब्दील हो सकती थी, कहीं ना कहीं वो अटक जाती है। उनका जो लाइफ कैरियर है, उनका जो प्रोग्रेस है, उनका जो डेवलपमेंट है, वो अटक जाता है। तो ये सब इश्यूज है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में रिवॉल्व करते रहती है। इसलिए हमें पढ़ने की भी ज़रूरत है ताकि हम अवेयर हो सके और हम इन सब इश्यूज को जानकर ठीक करना चाहें तो ठीक हो सके। देखो, हम लोगों का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं समझ सकता है इन सब इश्यूज को, कहीं ना कहीं इन सब इश्यूज में सुधार भी ला सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम पर एक जिम्मेदारी भी है कि हम इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके इनको दूर करने का भी प्रयास करें। ठीक है, सिर्फ देखना ही सब कुछ नहीं है। इश्यूज आप देख रहे हो सामने, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर सुधार नहीं करते हो, आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेते हो, तो फिर वो दुनिया में चेंज नहीं देख पाओगे जो आप चेंज देखना चाहते हो। महात्मा गांधी का भी ये कोट रहा है, ठीक है, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये है ना, इस कोट को भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो आप। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की या फिर पार्टनर वायलेंस, सिंपली अगर कहें लेट्स से कि कोई महिला है, उनकी शादी हुई है और पता चला कि उनके जो हस्बैंड है वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं, तो एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो ही रहा है। साथ ही साथ जो सोसाइटी में एक प्रकार से पीस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। ठीक है, ऐसे में क्या लगता है कि वोमेन इज लाइक इन्फीरियर, वोमेन इज लाइक ऑब्जेक्ट, बट ऐसा तो नहीं है ना। वोमेन इज एज इक्वल एज द मैन, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भी है और संविधान में दिया भी है। लेकिन फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं तो उसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं उसे हैंडल करने पड़ेंगे, उसे ठीक करने पड़ेंगे। तो कुछ डाटा से आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया है सो दैट आप समझ सको अच्छे से। तो अगर हम कुछ डाटा से सब्सटेंशिएट करेंगे तो वो भी करेंगे, तो देख सकते हो द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन, एक प्रकार से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। याद रखना, सोसाइटी में अगर कुछ भी इश्यूज आती है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं एक इलीगल एक्ट है बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस गैर कानूनी है एंड इसको एक प्रकार से सजा मिल सकती है जो भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं अंडर वेरियस इंडियन लॉज। अब देखो, कुछ डाटा से आपको सब्सटेंशिएट करने हैं। कैसे? तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, इसने सजेस्ट किया है कि जो 30% वोमेन पॉपुलेशन है इंडिया में इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 49 ईयर्स हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस मतलब क्या? मारपीट जो होती है उसको फिजिकल वायलेंस कहते हैं। लेकिन क्या वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल ही होता है क्या? मेंटल ट्रॉमा नहीं होती है क्या? मेंटल ट्रॉमा भी एक सबसे बड़ा वायलेंस है, बिकॉज जब भी इस प्रकार की घटना होती है और अगर माइंड में कुछ निगेटिव बातें आ जाती है तो वो निगेटिव बातें कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है एज कम्पेयर टू द फिजिकल डिस्टर्बेंसेस। आपने भी देखा होगा कि शरीर में अगर चोट लगी है तो डर मन में लगता है, और वो जो डर है वो कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ है उस पर और ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालती है। ये सब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं, मेंटल वायलेंस भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेंटल ट्रॉमा जो कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में एंड कहीं ना कहीं इसको सुधरना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो रिस्पेक्ट है महिलाओं का, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो एक प्रकार से ह्यूमन पोटेंशियल है महिलाओं का, वो दबा का दबा रह जाएगा एंड हमारा जो देश है जो तरक्की के राह पर सपने देख रहा है वो सपने भी अधूरे रह जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाओं को इक्वल फुटिंग पर लेके चलना पड़ेगा और उसके लिए जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ओवर व्यू के रूप में। तो क्या मैं ये लेक्चर आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्या ऐसे ही पढ़ाऊँ, या फिर मैं आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा दूँ, आप अपने रिकमेंडेशन देते रहो? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब माइंड ओपन रूप से
सोचता है, देखता है, तो वो सारे के सारे इश्यूज उनको समझ में आने लगती है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं किसी इश्यू को या टॉपिक को वेरियस डायमेंशन में खोलने का, खंगालने का प्रयास करता हूँ, ताकि हर चीज़ों का जो डायमेंशन है वो कवर हो जाए। तो चलिए, हमने ये देखा, अब बात करते हैं इश्यूज क्या इन्वॉल्व है। तो किस लिए डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। इसमें आप सबसे पहली बात तो ये देखो, पैट्रियोटिकल माइंडसेट। देखो, पैट्रियोटिकल माइंडसेट होगा ना तो जेंडर इनइक्वलिटी को जन्म देगा। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब क्या, कि भाई साहब हम तो महिलाओं से बहुत ताकतवर है ना, महिलाएं ताकतवर नहीं है, महिलाएं इन्फीरियर होती हैं, महिलाएं का काम है सिर्फ हाउस होल्ड काम को संभालना, महिलाएं बाहर की काम नहीं कर सकती। तो ये सब जो फीलिंग है ना, ये सब फीलिंग आपका पैट्रियोटिकल माइंडसेट का है। और जहाँ पर पैट्रियोटिकल माइंडसेट रहेगी वहाँ पर इनइक्वलिटी रहेगा, वहाँ पर लो स्टेटस महिलाओं की रहेगी, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को इक्वल जगह, इक्वल फुटिंग मिलेगा ही नहीं। चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे वो लिटरेसी के मामले में हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में हो, चाहे आपका टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन अटेन करने के मामले में हो। तो हर जगह यहाँ पर आपका इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा। और आप सोसाइटी में इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहते होगे। और इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी आपको इस प्रकार की इनइक्वलिटी फेस करने को देखने मिल सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर कोई बीमारी होती है तो इग्नोर कर दिया जाता है कि भाई साहब घर में ही ठीक हो जाएगा, इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। भले ही आपको हमारी बातें लेट से कि सही लग रही हो या नहीं लग रही हो, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाओगे तो ये एक एक बातें आपको आंखों के सामने नजर आती दिखेंगी। तो ये सब इश्यूज हमने देखा। और साथ ही साथ देख सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब क्या, महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, या फिर यूं कह सकते हो कि उनको जागरूक ही नहीं किया गया। क्योंकि पता चला कि अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो वो एम्पावर हो जाएंगी और अल्टीमेटली आवाज उठाएंगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाएं ने जागरूकता अपनाई है, जागरूकता हुई है, तब तक उन्होंने अपने राइट्स के प्रति लड़ा है और अचीव भी किया है अपने अधिकारों को। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस कैसे, एजुकेशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस ही है ना। अगर आप इतने पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम सब समझ में आ रही है। आप सोच सकते हो कि हाँ, इसके कारण निगेटिव इफेक्ट हमारे सोसाइटी पर, हमारे देश पर क्या पड़ते होंगे। ठीक है, तो ये सब अवेयरनेस शिक्षा से आती हैं। द वाइडर द डायमेंशन ऑफ द एजुकेशन विल बी, द वाइडर विल बी द अवेयरनेस, एंड द वाइडर विल बी द रिफॉर्म्स दैट विल बी सीन इन आवर सोसाइटी। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं आपका डोरी डिमांड एंड डोरी डेथ। ये देखो, भले ही वेरियस एक्ट्स, कानून लाए गए हैं और ड्योरी को बंद किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये अभी भी चलते हैं। इसमें इस बात को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, एंड अगर हम बात करें ड्योरी डिमांड, तो ड्योरी मतलब क्या हुआ कि लेट से कि महिलाओं को शादी करनी है, तो जो आपका दूल्हा है या फिर दूल्हे के परिवार है वो एक प्रकार से ड्योरी या फिर गिफ्ट मांगते हैं कि भाई साहब हम आपकी बेटी को अपने घर लेके जा रहे हैं, तो बदले में जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको वस्तुएं देनी पड़ेंगी। तो ये सब सिस्टम आपका डोरी के अंतर्गत चलता है। और इसी सब विचारधारा के कारण आप देखोगे कि जो महिलाओं के पेरेंट्स होते हैं वो बचपन से ही जो है पैसे जुगाड़ने लगते हैं, जमा करने लगते हैं। महिलाओं की शादी की चिंता उन्हें सताती है ना। अर्ली मैरिज की बात सामने नजर आ जाती है। तो ये सब कुछ इशू चलती है। और हालांकि मैं अगर एक बात कहूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर थोड़ा सा पेरेंट्स अवेयर होंगे ना, तो उनको पूरा साफ साफ पिक्चर दिखेगा कि जितना वो पैसे जमा करते हैं दहेज में देने के लिए या फिर ब्राइड को देने के लिए, उतना ही पैसे अगर बचपन से ही महिलाओं पर खर्च किया जाता तो अल्टीमेटली महिलाएं अच्छा शिक्षा प्राप्त करती और अच्छे जॉब प्राप्त कर सकती थी और ऑटोनोमस बन सकती थी, इंडिपेंडेंट बन सकती थी। और अल्टीमेटली उनको किसी दहेज के देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज महिलाएं खुद अपनी पैरों पर खड़ा हो जाती। तो कहीं ना कहीं
ये सब सोचने विचारने की भी शक्ति होनी चाहिए पेरेंट्स में, कि अगर हम दूर का सोचे तो सबसे बढ़िया तो होगा शिक्षा देना और हायर एंड हायर एजुकेशन देके वोमेन को एम्पावर करना, वोमेन के जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, उसके पोटेंशियल को बढ़ाना। लेकिन कहीं ना कहीं नैरो थिंकिंग के कारण ये सब समस्याएं मौजूद रहती है। एक प्रकार से देखा देखी भी होता है ना सोसाइटी में, देखा देखी कि भाई साहब कोई बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा है तो हम क्यों दे, हम इतना एडवांस कैसे हो गए, ठीक है, चार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, दिस दैट, ये सब चीज़ें चलती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी में ज़्यादा ही डोमिनेट करती है। मैंने एक बार आपको बताया भी था, जो बुराई है ना, बुराई का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है अच्छाई के कंपेरिजन में, इसलिए अच्छाई को बार बार सामने लाने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आदत बनाना, तो आदत बना तो दिया जाता है अच्छाई का, लेकिन अगर उस आदत को तोड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बनाने में सदियों बीत जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डोरी सिंपली मीन्स द पेमेंट इन द कैश, या फिर गिफ्ट के रूप में जो दूल्हे को दिया जाता है, ठीक है। एंड ये जो डोरी सिस्टम है ये क्या है, महिलाओं के लिए ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन है, खासकर जो महिलाओं की फैमिली होती है। एंड अल्टीमेटली जो डोरी प्रिवलेंस है ना, जो हमारे देश में देखने को मिलती है, उसमें भी रीजन टू रीजन वेरिएशन देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी यानी कि लोकेशन के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास यानी कि सेक्शन। एंड जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो नॉर्थ में स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं ड्यूरी सिस्टम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और सारे क्लासेस में ये देखने को मिलता है। एंड जो ड्यूरी दी जाती है वो किस फॉर्म में दी जाती है, मटेरियल या फिर मूवेबल गुड्स, जैसे पैसे हो गए या फिर जो सामान हो गए, वो सब चीज़ों के रूप में दी जाती है। साउथ में जो आपका सिस्टम चलता है यहाँ पर बेसिकली, यानी कि वोमेन की फैमिली से पैसे मांगे जाते हैं, खासकर लैंड के फॉर्म में या फिर कोई अदर इनहेरिटेंस गुड्स हो उसके फॉर्म में बेसिकली डील किया जाता है। एंड ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं मैरिज आफ्टर मैरिज चलते ही रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड साथ ही साथ एक प्रकार से डोरी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल इविल बन चुका है मॉडर्न इंडिया में, डिस्पाइट की काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको बैन की गई हैं, फिर भी ये सिस्टम चलता है। एंड इसके कारण जो महिलाएं हैं बहुत प्रकार की एट्रोसिटी हैरेसमेंट फेस करती है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात एंड सबसे खतरनाक चीज, ड्योरी डेथ यानी कि दहेज के कारण मृत्यु। आप सोचो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें ये सब सिस्टम है। एंड ड्योरी डिमांड एंड अगर लेट्स से इनएडिक्वेट सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो डिमांड किया और सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। ये सब आप कहानियां सुनते होगे, या फिर कभी अगर जो रियलिटी शो आती थी ना क्राइम पेट्रोल करके, कभी कभी ये सब चीज़ें हाईलाइट होती है, तो एक आध टाइम मिले तो उसे भी देख लिया करो। वैसे तो आपने समझ ही गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई, साथ ही साथ चलते हैं गवर्नमेंट मेजर्स क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं टू कब द डोमेस्टिक वायलेंस। एक तो ये है कि जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही। कैसे, तो देख लो 1983 में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको एक प्रकार से स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस रिकॉग्नाइज किया गया था। कैसे, तो बेसिकली सेक्शन 498 ए, इसको आप कोट कर सकते हो, इनटू द इंडियन पीनल कोड। एंड ये जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 498 ए, ये बेसिकली डील करता है विद द केसेस जहाँ पर हस्बैंड बेसिकली क्रूएलिटी करते हैं, या फिर उसकी जो फैमिली है वो बेसिकली दुर्व्यवहार वाला नेचर अपनाती है टुवर्ड्स मैरिड वोमेन। एंड वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसको आपको कोट करना ही है अगर क्वेश्चन आता है ड्योरी सिस्टम के ऊपर, दैट इज योर ड्योरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एंड ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है ड्योरी देना या फिर ड्योरी को लेना। एंड दिस इज टू इंश्योर कि जो इंडिया में ड्योरी से रिलेटेड कल्चर है ना, जो लंबे समय से चली आ रही है, इसको
ख़त्म किया जाए एंड इसके कारण जो वायलेंस देखने को मिलता है सोसाइटी में, जो इन्फीरियरिटी देखने को मिलती है, वो सब खत्म किया जाए। इवन व्हाट ड्यूरी के सिस्टम से आप देखोगे कि जेंडर इन्फीरियरिटी का भी व्यू निकल कर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हो एंड ये ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। उसके बाद चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये भी एक्ट 2005 में लाया गया था। इसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इंश्योर्स कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस महिलाओं के अगेंस्ट अगर हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाए। एंड कहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी, तो टू ए प्रोटेक्शन ऑफिसर। एंड ये जो एक्ट है इसका एम ही यही था कि महिलाओं को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चाहती हैं। बस एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि रिकन्सिलेशन है ना, कि एक प्रकार से रिकन्सिलेशन मतलब क्या होता है, सुलह हो जाना, ठीक है। तो वो सब हो, तो ये हमने देखा। अब चलते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये भी एक मुद्दा है जो गर्म मुद्दा है कहीं ना कहीं, और ये लंबे समय तक चलेगी ही चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं इंटरनेट की दुनिया में इंटर करेंगी, साइबर की दुनिया में इंटर करेंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रही है और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है। तो जो वोमेन है वो मोर एंड मोर इंटरनेट की दुनिया में आ रही हैं, चाहे वर्किंग एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका एजुकेशन पर्पस से हो, चाहे वो सोशल मीडिया यूटिलाइज करने के पर्पस से हो। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे होगे। तो जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, या फिर यूँ कह सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वोमेन की एक्सेसिबिलिटी टू द इंटरनेट बढ़ेंगी, तो साइबर क्राइम जैसी जो समस्या हैं वो आएंगी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ क्या कुछ समस्याएं महिलाएं झेल सकती हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली कुछ यहाँ पर डाटा भी कोट कर सकते हो कोई रेपुटेड अथॉरिटी का, ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये सिर्फ वुमेन के लिए ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, बिकॉज जिस प्रकार से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है एंड जो आपका फॉल्स न्यूज जिसको हम कहते हैं फेक न्यूज है ना, वो कहीं ना कहीं रियल न्यूज की जगह लेती जा रही है और वो कहीं ना कहीं रियल दिखने लगती है, और उसके कारण वायलेंस एंड जो आपका कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो यूनिटी है इंडिया की वो खतरे में आ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के रूप में लिया जाता है एंड उससे डील करने के लिए बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशन सब हैं एंड वो हम देखेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, हमें पता है कि वो बढ़ती जा रही है इन वेरियस फील्ड एंड साथ ही साथ साइबर क्राइम के भी फील्ड में। और साइबर क्राइम के फील्ड में अगर महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, कहने का मतलब महिलाएं विक्टिम हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको झेलनी पड़ेगी। बिकॉज एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो मैन है उनको उतना कोई इश्यू नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फीमेल जो कहीं ना कहीं सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की चीज़ें वुमेन के साथ होती हैं तो वो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस उनके लिए होगा, ठीक है। बिकॉज समझ सकते हो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लो, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पर जो सोसाइटी है वो वुमेन को एक प्रकार से इन्फीरियर नज़रों से देखते हैं एंड जो लॉ है डज नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज द साइबर क्राइम, है ना। तो आरोप जो है महिलाओं पर ही लगाया जाएगा। तो ये सब सिस्टम चलता है एंड women get trapped to be a victim of cyber crimes and online podiums and women की जो प्राइवेसी है, डिग्निटी है, सिक्योरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज होती जा रही है ईच एंड एवरी मोमेंट। एंड जो साइबर क्रिमिनल्स है जो इस प्रकार के क्राइम को अंजाम देते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, सॉफ्टवेयर सब के माध्यम से क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। आजकल देखते हो फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, इन सब से इंफॉर्मेशन हासिल करना कितना आसान होता है एंड फोटो एक्सेस करना कितना आसान होता है। इवन गूगल पर भी सर्च करोगे एंड बहुत सारी फ़ोटो सब आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उतनी ज़्यादा चुनौतियां भी है। तो
बिकॉज ऑफ ऑल दी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एसेसिबिलिटी हो जाती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर व्हाट्सएप नंबर, इन सब की एसेसिबिलिटी हो जाती है एंड इन सब का इस्तेमाल किया जाता है हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन पर्पस के लिए, जैसे स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, ये सब क्या होते हैं हम देखेंगे। थ्रेटनिंग वाया ईमेल्स है ना, ईमेल भेज भेज कर परेशान करना। फोटोमॉर्फिंग, फोटोमॉर्फिंग मतलब समझते हो कि बेसिकली फोटो को रिप्लेस कर देना दूसरे फोटो से, फोटो एडिट कर देना। अगर किसी को ब्लेम करना है, बदनाम करना है, तो पता चला कि उसके फोटो को एडिट कर दिया और अल्टीमेटली सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, वायरल कर दिया, तो ये सब इश्यू चलती है। ठीक है, तो ये सब जो है चैलेंजिंग थीम है जो अभी पनप रही है धीरे धीरे। एंड साइबर पोर्नोग्राफी ये सब तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही है। एंड अगर हम बात करें सम मेजर साइबर क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट होती हैं, वो है आपका साइबर स्टॉकिंग। देखो, साइबर स्टॉकिंग का सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके बेसिकली किसी को हैरेस करना, ऑनलाइन हैरेसमेंट या फिर ऑनलाइन अब्यूज करना। ये सब कॉमन चीजें आप देखते होगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब आप ऑपरेट कर रहे हो या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म या फिर अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हो, तो वहां पर लेट से कि कोई व्यक्ति ने कमेंट किया तो उसके पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं अगर कुछ अगेंस्ट द पर्सपेक्टिव बात कर दिया जाए तो। ये सब होता है आपका साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, और महिलाएं इन सब चीज़ों में ज़्यादा वल्नरेबल रहती है। और आप देखते होगे कि लेट से कि कोई महिला ने कमेंट किया तो बेसिकली उनके प्रोफाइल को निकाला जा सकता है, उनको इंस्टेंट मैसेजिंग किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब साइबर स्टॉकिंग के एग्जाम्पल है। एंड डिफेमेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाना किसी व्यक्ति के खिलाफ, सो दैट उनका जो चरित्र है, रेपुटेशन है, वो डिग्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये सब होता है डिफेमेशन। एंड कहीं ना कहीं ये जो डिफेमेशन है, इट इज़ एन इजी मेथड टू ruin ए वुमेन्स रेपुटेशन। एंड कहीं ना कहीं मेंटल परेशानियाँ, पेन, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। पिक्चर मॉर्फिंग भी एक नई समस्या आ रही है, खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सब जो है जो पिक्चर एडिटिंग करता है ऐसा लगेगा कि रियल हो रहा है। इवन व्हाट, पिक्चर ही नहीं, वीडियो एडिटिंग भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब के माध्यम से ऐसा लगेगा कि सही लगेगा आपको सच में। तो कहीं ना कहीं इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है, वोमेन के जो पिक्चर है उसको रिप्लेस कर दिए जाते हैं फेक यूजर्स के द्वारा। एंड अल्टीमेटली उसको रीपोस्ट किया जाता है, अपलोड किया जाता है डिफरेंट वेबसाइट्स में फेक प्रोफाइल्स के माध्यम से आफ्टर एडिटिंग दैट। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ ट्रोलिंग, ट्रोलिंग मतलब समझते ही हो कि बेसिकली कमेंट करना एक दूसरे के अगेंस्ट। एंड अल्टीमेटली अगर कोई एक व्यक्ति उस मुद्दे पर सहमत नहीं है तो फिर उसका विरोध किया जाएगा, ट्रोल किया जाएगा। एक प्रकार से आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एंड जनरली आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोवर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो कमेंट में आप देखते रहेगा कि एक पार्टी के फॉलोवर ने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, तो इस प्रकार से ट्रोलिंग चलती है और कहीं ना कहीं ये वुमेन से रिलेटेड इश्यू में भी निकल कर आती है। ठीक है, एंड वी हैव द साइबर पोर्नोग्राफी। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ती जा रही है। आप एक रिपोर्ट पढ़ोगे या फिर मैं बता देता हूँ आपको, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट पोर्नोग्राफी वॉचर है। ये रिपोर्ट की तरफ से आया है। आप समझो, इंडिया एक यूथ पॉपुलेशन है और अगर यूथ की एनर्जी इन सब घटिया चीज़ों में जाती है तो कितना ज़्यादा देश की पोटेंशियल पर नुकसान हो सकता है। बिकॉज ये सब जो टाइम वेस्ट एंड जो आपका थिंकिंग या कॉन्शियसनेस वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारा जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, उसको वीक करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड साइबर मेजर्स यानी कि गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिए गए हैं टू कर्ब द साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो आप देख सकते हो, आप अगर लेटेस्ट कोई न्यूज़पेपर में अगर ये सब इनिशिएटिव ली जाती है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इसी नोट्स में रजिस्टर करने हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट रहने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम सेल्स सेटअप किए गए हैं वेरियस स्टेट्स इन यूटीज में, सो दैट रिपोर्टिंग हो सके एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो सके साइबर क्राइम केसेस को लेकर। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन लैब सेटअप किया है इन द स्टेट्स लाइक केरला, असम, मिजोरम, सो दैट लॉ इन्फोर्समेंट या फिर जुडिशरी इन सबको ट्रेन किया जा सके। बिकॉज आप
इसको समझिए। जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज है या फिर जो साइबर क्राइम्स है ना, ये सब नए मुद्दे हैं। और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एडवांस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो आपका क्या है मशीन लर्निंग है ना, इन सब चीज़ों से जो चेंजेज करना है, जो फेक न्यूज़ फैलाना है, जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मॉर्फिंग करना है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। एंड साथ ही साथ जो आपका कन्विक्ट है या फिर एक्यूज है, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे पुलिस अथॉरिटी को, जुडिशरी सबको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सब कुछ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। बिकॉज पुलिस रिफॉर्म्स होते ही रहने चाहिए समय के साथ, बिकॉज समय के साथ जो सोसाइटी की इश्यूज है वो बदलते रहती है। और जब जब इस प्रकार की नई नई इश्यूज आएंगी, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मस्ट होगा, स्किल मस्ट होगा। ठीक है। एंड प्रोग्राम्स ऑन साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं। लाइक वेरियस लॉ स्कूल्स, दे आर इंगेज्ड इन कंडक्टिंग सेवरल अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द साइबर लॉज एंड साइबर क्राइम्स फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स। एंड साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स एज वेल एज जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है इन द वेरियस ट्रेनिंग लैब्स जो स्टेब्लिश की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर की गई हैं। एंड साथ ही साथ स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, क्या मतलब है इसका? तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे नंबर है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है वुमेन के लिए, जो कंटिन्यूस बेसिस पे 24/7 वर्क करते रहती है कि अगर वुमेन को कोई इस प्रकार की इशू है तो वुमेन तुरंत कंप्लेन करे, वुमेन तुरंत इमरजेंसी कॉल करे और अल्टीमेटली उनकी मदद की जाए। ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल 112 की बात करते हैं ना, यूनिवर्सल इंडिया में पूरा जो पुलिस के लिए है आपका 112 डायल करते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो ये बातें हो गई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपको क्या ये सब लेक्चर सीरीज समझ में आ रही है? क्या मैं एक एक बातें आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ें घुस रही है आपके दिमाग में? एंड अगर आपको ये चीज़ें सब अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और अल्टीमेटली कमेंट पर एक पॉजिटिव रिव्यू दीजिए। सो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोस्टिट्यूशन। देखो, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली हुआ सेक्स बिजनेस। ठीक है। और इनफैक्ट जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, ये सब जो प्रोस्टिट्यूशन है, सेक्स बिजनेस से वो डोमिनेट करती जा रही है। जैसे पोर्नोग्राफी जो है इंटरनेट पर डोमिनेट करती है, उसी प्रकार से प्रोस्टिट्यूशन जो है इसकी समस्या धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है। एंड बहुत सारे देशों में ये सब समस्याएं तो काफ़ी विकराल हो गई है। एंड प्रोस्टिट्यूशन में कौन कौन महिलाएं बेसिकली उनको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो बेसिकली जो रेप विक्टिम्स होती हैं, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन हो, या फिर और भी बहुत सारे चैलेंजेस फैमिली ने निकाल दिया हो, तो ये सब जो महिलाएं हैं उनको बेसिकली स्ट्रैप में फंसना पड़ जाता है। एंड ये फिर जो सोसाइटी है उसके वैल्यू को डिग्रेड करता है। एंड लॉज रिलेटेड टू द प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, तो क्या लॉज है? वी हैव द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। ये सब आपको मेंशन करने हैं, ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है, बस मेंशन करने, बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन एक डायरेक्ट टॉपिक के रूप में क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है। एंड आई थिंक कि रिसेंटली कुछ जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए भी ये जो आपका सब टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड वी हैव द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। एंड साथ ही साथ आप हमें बताओ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 23-24 क्या कहता है, आप हमें बताना। एंड साथ ही साथ स्टेप्स क्या लिए गए हैं या फिर क्या लिए जाने चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट विद द प्रोस्टिट्यूशन। देखो, प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो इसमें बच्चियां भी कभी कभी देखने को मिलती है। जैसे एक एनजीओ है, एनजीओ प्रथम है क्या, जो आपका कैलाश सत्यार्थी का है, आई थिंक सो। वो बेसिकली इन्हीं सब जो बच्चियां हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में उनको ज़बरदस्ती लाया गया है, तो उनको वो बेसिकली आज़ाद करवाते हैं। ठीक है। तो ये सब काम एनजीओ का उनका है, तो उनका भी आप कोट कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी सोशल रिफॉर्मर है एंड उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है ना। हाँ, तो ये सब बातें हैं। तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट विद द प्रोस्टिट्यूशन? तो पहली बात तो नॉर्मल एजुकेशन दो टू दोज विक्टिम्स जो इस प्रकार की सिचुएशन उन्होंने झेली है। बिकॉज एक तो चलो ये बातें हो गई,
विक्टिम्स हैं, लेकिन जब हम उनको इन सब की दुनिया से बाहर लेकर आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिहेबिलिटेशन करना, ठीक है, सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस करवाना, ये सब भी एक बड़ी चुनौती है। तो प्री तो है ही है, साथ ही साथ पोस्ट सॉल्यूशन क्या हम करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वोमेन जो है वो अपने आप को फिर से नॉर्मल लाइफ में ला सकती है या नहीं ला सकती है। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो जो नॉर्मल एजुकेशन है वो अवेलेबल करवाया जाए, तो दोज विक्टिम्स जो बेसिकली अभी भी स्कूल गोइंग एज में है तो उनको तो एजुकेशन दे दे, लेकिन साथ ही साथ जो एडल्ट हैं, ठीक है, जो स्कूल की एज लिमिट को क्रॉस कर गई हैं, तो उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर यूँ कह सकते हैं कोई स्किल ट्रेनिंग सब दी जाए, सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में इंगेज कर सके और डिग्निटी के साथ रह सके। साथ ही साथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर सकती है वेरियस एनजीओज के साथ। मैंने एनजीओ प्रथम का नाम भी आपको बताया है, एक बार देख लेना, एनजीओ प्रथम ही होना चाहिए। बस आप कैलाश सत्यार्थी एनजीओ का नाम सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा वो एनजीओ का नाम क्या है, और वो एनजीओ को मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एनजीओ के साथ पार्टनरशिप किया जा सकता है, एंड वो बेसिकली जेंडर सेंसिटिव मार्केट ड्रिवन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं टू ऑल रेस्क्यूड विक्टिम, बिकॉज गवर्नमेंट अकेला सब कुछ तो नहीं करेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं एनजीओ जो है उनको बहुत पहुंच होती है वेरियस इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उनके साथ इंगेज कर कर बेसिकली उनको जॉब्स दिला सकते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेज ही होती है, बिकॉज सोसाइटी को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। नहीं तो आप समझो कोई महिलाएं जो विक्टिम रही है और फिर वो सोसाइटी में री एंटर करती है, तो जो समाज है ना उसको नीचे के नज़र से, इन्फीरियर ग्राउंड से देखा करेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोमेन जो है आंख में आंख मिलाकर नहीं जी सकती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अवेयरनेस जनरेशन एंड लीगल लिटरेसी तो होनी चाहिए क्लियर से कि किस प्रकार से आप जो है अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। तो क्या क्या हमने देखा स्टेप्स में, नॉर्मल एजुकेशन दे दो या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दो, पार्टनरशिप कर सकते हैं एनजीओ के साथ, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन करवाओ सोसाइटी में, एंड अवेयरनेस जनरेशन एंड लीगल लिटरेसी करवाओ। तो ये सब हमने देखा। अब चलते हैं हम फीमेल फोइटिसाइड। देखो ये एक और समस्या है, एंड ये जो समस्या है वो लंबे समय से चलती ही आ रही है, ठीक है। और इस समस्याओं का कारण क्या है, तो एक तो डोरी है ही है, दहेज प्रथा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इस ड्योरी सिस्टम के कारण वोमेन को एक प्रकार से बर्डन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि ये जो है बेसिकली कि शादी के दौरान दहेज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए इन सब विचारधारा के कारण फीमेल फोइटिसाइड जैसी चीज़ें प्रमोट होती हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो आपका जेंडर इनइक्वलिटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो सब भी कहीं ना कहीं फीमेल फोइटिसाइड का कुछ कारण है, ठीक है। तो फीमेल फोइटिसाइड मतलब क्या हुआ, तो देखो फोइटिसाइड मतलब क्या, भ्रूण हत्या, ठीक है, यानी कि माँ के पेट में ही जब बच्चियां हैं तो उसको एक प्रकार से मार देना। बोलने में शर्म लगती है, आप सोचो जो इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते होंगे क्या उनकी आत्मा नहीं कांपती होगी, समझ में नहीं आता, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड की, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चियां जन्म लेती है तो जन्म के बाद उनको किल कर देना। सोचो किस प्रकार की सिचुएशन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो फेस करती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जो वोमेन एम्पावरमेंट है ना बहुत ही मस्ट है हमारे देश के लिए, बिकॉज जब तक वोमेन एम्पावर नहीं होंगी ये सब चीज़ें नहीं खत्म होंगी। वोमेन को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, जगना होगा, ठीक है। तो ये सब बातें क्यों बोली जाती है, सो दैट वोमेन जो है इन सब चीज़ों को समझे और अल्टीमेटली इन सब के खिलाफ लड़े, और वो सब कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड अवेयरनेस के कारण संभव होगा। नहीं तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आपका एबनॉर्मल सेक्स रेशियो हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, डिस्पाइट कितना हमारा सेक्स रेशियो 943। हालांकि कुछ तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पहले देखोगे तो सेक्स रेशियो 870 तक भी हुआ करती थी। तब तो चलो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में ये जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन है इलीगल तरीके से चलती है। तो ये सब हमने देखी
चलिए अब हम चलते हैं, कुछ डाटा को भी आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो। एंड देख लो यहाँ पर जो डाटा है ऑन सेक्स रेशियो एट बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी कि बर्थ के दौरान जो हम सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, जो निकाली गई किसके तरफ से, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ से। वो एक प्रकार से बताता है कि 2007 में जो सेक्स रेशियो था वो आपका 903 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज था, और आप देख सकते हो 2016 में ये आपका 877 पर आ गया, है ना। तो ये आप देख सकते हो ये सब कैसे हो गई, डिस्पाइट हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, डिस्पाइट इतना ज़्यादा पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन संख्या में कैसे गिरावट हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो इश्यूज है ना वो पीछे से चलती ही आ रही हैं, ठीक है। एंड अभी देखो कि जो लेटेस्ट सेंसस होने वाला है उसमें क्या बात निकल कर आती है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट डाटा होने वाला है। और ये जो लेटेस्ट सेंसस अगर आ जाती है तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लेटेस्ट डाटा उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हो। तो वहाँ से आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, हालांकि अगर आएगी तो हम तो डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम है उसको आने में, है ना। आई थिंक कि 2024-25 में आएगी, अभी थोड़ी आएगी वो। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है 2017-18 का, वो आप देख लो 63 मिलियन मिसिंग गर्ल्स को आइडेंटिफाई करता है भारत में अंटिल 2014। मिसिंग गर्ल्स मतलब क्या, कि वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं जिनको जन्म लेना था या फिर जो जन्म ली थी लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको मार दिया, है ना, इनको कहते हैं मिसिंग गर्ल्स। जैसे फीमेल फोर्टिसाइड हो गया या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, तो इन सबको मिसिंग गर्ल्स के कैटेगरी में देंगे, बिकॉज ये तो बेसिकली जन्म लेकर इस दुनिया में आई ही थी या फिर आ रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोशल इविल ये जो महिला है ये नहीं आ सकी, एंड ये मिसिंग गर्ल्स की कैटेगरी में आ गई। और आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है तो आपको लिखना है, ठीक है, इसको कोट करना है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार 63 मिलियन मतलब क्या, 6.3 करोड़ मिसिंग गर्ल्स इंडिया में हमें देखने को मिले हैं अंटिल 2014, ठीक है। यानी कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अपना जीवन देखने से पहले ही जो जीवन है वो गवा दिए हैं। तो अब ये सब डिस्कस करने के बाद चलते हैं रीजंस क्या है बिहाइंड फीमेल फोर्टिसाइड। तो ये सब बातें आपको पता है, आपको बस वही बातें घुरा फिरा कर लिखनी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल रिचुअल फैक्टर्स हैं, ठीक है। सोशल रिचुअल फैक्टर्स यानी कि सोसाइटी पैट्रियार्कल है, डोमिनेट करते हैं मेल व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, साथ ही साथ ड्यूरी सिस्टम भी है, ड्यूरी सिस्टम के कारण वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। एंड ड्यूरी सिस्टम के कारण जो डॉटर्स है उनको इकोनॉमिक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या, जो आपके लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, इसके कारण आपका सेक्स बेस्ड अबॉर्शन देखने को मिलता है फीमेल फ्यूटस का। पहले क्या होता था, जो आपका ये है ना प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ये कब आया, देखो 1994 में, यानी कि इससे पहले जो है बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते थे सेक्स सिलेक्शन के लिए, और इसके कारण पता चल जाता था कि कौन फीमेल है कौन मेल है। और एक बार पता चल गया कि फीमेल है तो उसका जो है फोर्टिसाइड कर दिया जाता था, ठीक है, जन्म लेने से पहले ही। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले समाज में थी। अब तो चलो सिचुएशन में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलीगल वेज के तरीके से अपनाए जाते हैं, है ना। उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट हुआ है वो भी एक रोल प्ले कर सकता है। तो आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी है ना उसका ड्यूल यूज हो रहा है, एक तो पॉजिटिव पर्पस के लिए, यानी किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है, और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ये जो आपका सेक्स सिलेक्शन है वो आसान भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप देख लो, ये बेसिकली डबल परसेप्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं तो आप देख लो, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ये तो बात मैंने अभी आपको बताई। इसके माध्यम से बेसिकली सेक्स सिलेक्शन करना एक कानूनन जुर्म है, एंड इसका बेसिक एम यही था कि जो फीमेल फर्टिसाइड होती हैं उसको स्टॉप करना है। एंड जो सेक्स रेशियो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही थी, तो अल्टीमेटली उस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को रोकने के लिए, अदरवाइज पता चलता कि हमारे देश में ना सिर्फ और सिर्फ मेल पॉपुलेशन ही बचे हैं और फीमेल पॉपुलेशन है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो कभी कभी अभी ऐसा भी देखने को मिलता है ना कि जहाँ पर
सेक्स रेशियो काफ़ी कम है, तो दूसरे राज्य से महिलाओं को लाया जाता है, शादी करवाई जाती है, तो इस प्रकार का सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन तो चलाया ही गया है, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपका जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन होता है ना, उसको ख़त्म किया जाए, एंड साथ ही साथ सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड का और एजुकेशन भी प्रमोट हो। तो ये सब तो पता होना चाहिए आपको, खासकर ये तो जरूर पता होना चाहिए, ये जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो वैसे भी आपको याद रहेगी। एंड और भी इश्यूज है, देख सकते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि वर्क प्लेस पर भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट देखने को मिलता है। इसके कारण वुमेन बहुत सारी मेंटल ट्रॉमा फेस करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर उनको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो वो जो है जॉब करने से कतराती हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो, does not only violate right to equality, life or liberty, but also discourages their participation in economic activities. एंड उसके लिए क्या समाधान लाया गया था, तो वी हैव द प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, यानी कि अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में। एंड ये बेसिकली प्रोसीजर बताता है किस प्रकार से कंप्लेन करने हैं, इंक्वायरी करनी है एंड एक्शन क्या लेने हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है इसका ये प्रोविजन, इट मैंडेट्स कि जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यानी कि जो रोजगार देते हैं या फिर कोई कंपनी ही कह लो, उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, गठित करानी पड़ेगी एट ईच ऑफिस या फिर ब्रांच जहां पर 10 या फिर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं। एंड साथ ही साथ इट ऑल्सो लेज डाउन प्रोसीजर्स एंड डिफाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप लिख सकते हो, ये जो आपका लेटेस्ट चल रहा था सी बॉक्स, ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर महिलाएं जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा सकती है सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड, अगर उनको वर्क प्लेस में फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आपका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो, डिपार्टमेंट्स हो, या फिर द 53 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। ठीक है, एंड वी हैव द निर्भया फंड। निर्भया फंड जो है ना, वो जो निर्भया रेप केस हुआ था है ना, उसके बाद ये फंड सेटअप किया गया था, और ये नॉन लैप्सेबल फंड है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस फंड का इस्तेमाल किया जाए टू इन्हांस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द कंट्री, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना है ना, कुछ आपकी अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको इंटीग्रेट करो सो दैट वो वुमेन सेफ्टी को मजबूत करे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना रिलेटेड टू द वुमेन सेफ्टी, तो ये सब कुछ आपके फंड से पैसे इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन इसका एक निगेटिव ये निकल कर आया कि अभी बहुत सारे पैसे इसके अंतर्गत जमा हो गए हैं लेकिन खर्च किए ही नहीं जा रहे। ठीक है, ये रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर में भी आई थी। एंड वी हैव द स्वधार गृह, स्वधार गृह। ठीक है, एंड इसका एम क्या है कि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करो टू द मार्जिनलाइज्ड वुमेन एज वेल एज गर्ल्स, जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में रह रही हैं, जिनको कोई इकोनॉमिक या फिर सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए स्वधार गृह लाया गया था, और इसके तहत वुमेन को इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग सब दी जाती है। एंड सखी वन स्टॉप सेंटर, देखो जो वन स्टॉप सेंटर होता है ना, इसका मतलब एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाए, तो ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, यहाँ पर महिलाओं को फैसिलिटी दी जाती हैं कि वो एसेस कर सके इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विसेज, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज एसेस करना हो, लीगल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एज वेल एज अगर उनको टेम्प्रोरी शेल्टर भी चाहिए तो द वुमेन जो वायलेंस से प्रभावित हुई हैं तो वो टेम्प्रोरी शेल्टर भी मिल सकता है। तो ये कंसेप्ट है सखी वन स्टॉप सेंटर का। एंड वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, ये मैंने आपको बताई था। एंड उज्ज्वला, ये उज्ज्वला गैस सिलेंडर वाली नहीं है, ये उज्ज्वला बेसिकली ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए है, एज वेल एज सपोर्ट प्रोवाइड करो फॉर द रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड विक्टिम्स जो ट्रैफिकिंग के चंगुल में आ गई। ठीक है, एंड कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रही है इंडिया में। ठीक है, तो ये सब कुछ इश्यूज हमने देखा। अब देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वुमेन के लिए क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में सबसे पहली बात तो ये कि हम संविधान की तरफ नज़र देखेंगे, संविधान ने फंडामेंटल राइट्स में वुमेन इक्वलिटी के प्रोविजंस तो डाले ही डाले हैं, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ के भी इक्वल फीचर्स डाले हैं। उसके बाद डीपीएसपी में हम देखेंगे, उसके बाद वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं फॉर द वुमेन रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो देखोगे वो पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो डीपीएसपी देखोगे वो कहीं ना कहीं सोशल इक्वलिटी को प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर जो देखोगे यहाँ पर आपका
जो इक्वलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, इन सब में प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो देख लो, इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड इन कंसनेंस विद द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, यानी कि जो हमारे डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वेरियस प्रोविजन दिया है जेंडर इक्वलिटी हमारे संविधान में, और ये कहीं ना कहीं संविधान में आप रिफ्लेक्ट भी करते हुए देखते हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, डीपीएसपी हो। तो इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है इन सब आर्टिकल्स का आप कहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली अलाउ करते हैं, वोमेन को इक्वल अधिकार देते हैं, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वेरियस इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उनकी जो फंडामेंटल राइट है फ्रिंज ना हो, और देश की जो बेसिकली सोशल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं मजबूत बनी रहे। तो इस प्रकार से जो कंक्लूजन है वो यूज कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स में आप देख लो आर्टिकल 14 वो हम डिस्कस करने वाले, तो इसको आप पढ़ सकते हो खुद से। इसमें आपका राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बेसिकली इसमें साफ साफ कहा जाता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 15 क्लाउज 3 क्या कहता है कि जो स्टेट है, यहाँ पर आप देखो, है ना, इसको ध्यान रखना है। जो आर्टिकल 15 क्लाउज 3 इसमें साफ साफ बोलते हैं कि अगर स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन कर सकती है इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो वुमेन के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया जाता है ना। एंड आर्टिकल 16 क्लाउज 2 की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ कहा जाता है कि कोई भी सिटीजन को बेसिकली इनएलिजिबल नहीं करा किया जा सकता, या फिर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जा सकता रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक ऑफिसेज ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे, हालांकि आपको चीज़ें तो समझ में आ ही रही होगी। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आपको ये सब नीतियां जो हैं अपने पॉलिसी में लानी चाहिए। तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को, डीपीएसपी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 क्लाउज ए है, ये कहता है कि जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसी बनाए टुवर्ड्स सिक्योरिंग मैन एंड वोमेन इक्वली द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जो मैन हो या फिर वोमेन हो उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। ठीक है, एंड आर्टिकल 39 क्लाउज डी क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देख लो यहाँ से बातें निकल कर आती है ना, फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। नहीं तो क्या देखते हो आप कि महिलाओं को सेम वर्क के लिए कम वेतन मिलते हैं, है ना, वेज मिलते हैं, पुरुषों को उसी काम के लिए ज़्यादा वेतन मिलते हैं, वेज मिलते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें अभी भी चलती है। आर्टिकल 42 देख सकते हो, द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। बिकॉज महिलाएं वर्क कर रही है, फिर कोई वर्क कर रहा है और वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके हेल्थ, उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी सब पर नुकसान करेगा। ठीक है, एंड मैटरनिटी रिलीफ, तभी तो आपका जो मैटरनिटी रिलेटेड जो स्कीम लाई गई थी 2017 में, वो जो है आपका लाया गया है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो देख लो आर्टिकल 243D क्लाउज 3, इसमें क्या कहा जाता है, बेसिकली 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है महिला को। एंड कुछ राज्य ने तो 50% रिजर्वेशन भी दी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की बढ़ेगी, महिलाओं का जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर, है ना, स्टेट लेवल पर हाईलाइट होगा और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अच्छी सोल्यूशन निकलेगी। एंड आर्टिकल 243D क्लाउज 4, ये बेसिकली 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है चेयरपर्सन के लेवल पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इन एवरी पंचायत, वहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर चेयरपर्सन के लेवल पर रिजर्वेशन की बात कर रहा है। एंड आर्टिकल 243 क्लाउज, आर्टिकल 243T क्लाउज 3, इसमें भी बेसिकली रिजर्वेशन की बात करती हैं 33%, लेकिन ये म्यूनिसिपल लेवल पर है। और आर्टिकल 243T क्लाउज 4, ये भी आपका म्यूनिसिपल लेवल पर जो चेयरपर्सन के ऑफिस होंगे वहाँ पर भी 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सच यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आर्टिकल है एंड ये वैसे भी हम
नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जो हमारा पॉलिटी का होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आप हमें बताओ। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो मज़े से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड स्लोली वी विल विन द रेस, बिकॉज हम जो है इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे एंड हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के प्रति हम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, आप हमें बताओ कमेंट कर एंड आप अपने फीडबैक दे सकते हो, है ना, कोई कमेंट या क्वेरी कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक करना ना भूले एक मुस्कुराहट के साथ। तो फ्रेंड्स जय हिंद।